सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। स्पॉइलर वार्निंग। क्या तुमने क्या सोचा वार्निंग देके सब्सक्राइब करने को बोलूंगा? नहीं, वो तो बड़े प्यार से बोलूंगा ना। ठीक है, बहुत हो गया लाड प्यार। चलो अब सब्सक्राइब कर दो। चलो कर दिया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन कर दो। ठीक है, लेकिन अभी टॉपिक पर आया तो ये भूल भुलैया का पार्ट 3 है। इसको लेकर मैंने स्पॉइलर वार्निंग तुम्हें पहले ही दे दी है। अगर तुम्हें अपनी मूवी देखने का मजा खराब नहीं करना है, एक सेकंड, मजा वही तो नहीं देती ये मूवी। बाकी सब कुछ मिलेगा इस मूवी में तुम्हें। इस मूवी में तुम्हें हॉरर मिलेगा, सस्ती सी कॉमेडी मिलेगी, तृप्ति डिमरी की हॉटनेस मिलेगी, जो कि देखने तुम थिएटर में जाओगे। हाँ, मतलब इस मूवी में उनका काम ही यही है, लोगों का मतलब लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर करना। इस मूवी को बचाने का काम करते हैं सिर्फ इसके साइड एक्टर्स, जैसे कि राजपाल यादव, संजय मिश्रा और बाकी वो एक औरत भी है ना, उसका नाम नहीं पता मेरे को। अरे यार, वही बहन जी जो अपनी रोहित शेट्टी की हर मूवी में होती है। अब ये मेरा ओपिनियन काफी अनपॉपुलर हो सकता है, शायद तुमको पसंद भी ना है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कार्तिक आर्यन की कॉमिक टाइमिंग पसंद आई उस मूवी में। भले ही लोग बोले कि ये चिंटू वाला कैरेक्टर ही कर रहे हैं हर मूवी में, लेकिन डिमांड है भाई इस कैरेक्टर की। बाकी उसने काम अच्छा किया है। हाँ, अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि साला टाइटल में एंडिंग एक्सप्लेन लिख के ये साला रिव्यू क्यों कर रहा है। अब क्या बोलूं, अब मूवी को देख के मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता हूँ। अब कोई है तो नहीं बताने के लिए, तो तुम्हें बता देता हूँ। बाकी अगर तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ इतने में, तो तुम मुझे कमेंट्स पे लिख के बता सकते हो। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैं अगले वीडियो में भी यही करेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। दिल से नहीं, बायोलॉजिकल हृदय से सॉरी। बाकी अब अगर बात करें इस मूवी के पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो तो तुम लोग जानते ही होगी। एक मोंजोलिका होगी जिसको कि एक राजा ने परेशान या फिर मार डाला होगा, और वही अपनी मोंजोलिका का भूत, अपनी ओजी मोंजोलिका का भूत यहाँ पर उस राजा की आने वाली पीढ़ियों को परेशान करता रहेगा। और फिर मोस्ट ऑफ मूवी के सेकेंड हाफ में या फिर फर्स्ट हाफ की 15 मिनट के बाद ही उनका स्ट्रगल दिखाया जाएगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों का। वो राजा तो ससुर कांड करके मर गया। अब है एकदम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या रिपीट किया जा सकता है इसको अगली 2 मूवीज के साथ भी? हाँ, कर सकते हैं ना। टी सीरीज से सीखो, अनीस बज़मी से सीखो। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे सीखे। तो इस भूल भुलैया 3 का यहाँ पर उसके पार्ट 1 से कोई रिलेशन होगा ये तो भूल ही जाओ। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट आया था ना, भूल भुलैया का पार्ट 2, जिसमें कि अपने कार्तिक आर्यन ही थे, और वो भी रू बाबा के रोल में ही, वही सेम कैरेक्टर इन्होंने यूज किया है यहाँ पर भूल भुलैया के पार्ट 3 में। लेकिन फिर भी उसका कोई रिलेशन नहीं है पार्ट 2 के रू बाबा से, वो बिल्कुल अलग ही है। हाँ, अब यहाँ पर मेकर्स को लगा होगा कि लोगों को रू बाबा का कैरेक्टर ही तो पसंद आया था, इसीलिए तो चली थी भूल भुलैया 2। कैसी कैसी फैंटेसीज में जीते हो मेकर्स। तो यहाँ पर वही रू बाबा का कैरेक्टर सेम यूज किया है, रूहान का नहीं, रू बाबा का ही। मतलब समझ रहे हो तुम। यहाँ पर भूल भुलैया के पार्ट 2 में जो रूहान का कैरेक्टर था, वो किसी अमीर बाप का लौंडा था जो कि कश्मीर घूमने गया था, और फिर वहाँ पर उसे अपनी लव इंटरेस्ट मिली थी। लेकिन यहाँ पर अपने रू बाबा एकदम कंगाल है, इसलिए वो काम करते हैं यहाँ पर लोगों को लूटने का भूतों के नाम पर। अपने एक पूरी बाबा सर्विसेज ही निकाल दिया जहाँ पर कि वो लोगों को लूटते ही हैं, सिर्फ बस यही काम है उनका। तो फिर ऐसे ही अपनी बाबा सर्विसेज से पैसे कमाते कमाते ही उसको एक ऑफर आता है एक राजघराने से। उस राजघराने के कुछ लोग हैं, और यहाँ पर तृप्ति डिमरी भी उसे ऑफर करती है कि तुम हमारे यहाँ पर रक्तगढ़ में आओ और वहाँ पर एक भूत को भगाओ, मैं तुमको 1 करोड़ रुपए देगी। अब एक इतनी सुंदर लड़की तुमको 1 करोड़ रुपए ऑफर करेगी और तुम मना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और अपने रू बाबा तो जन्म से ठरकी और लालची भी, तो मान जाते हैं वो रक्तगढ़ जाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल तो यहाँ पर उसके पुराने राजकुमार से मिलती है, जो इनके वंश का 200 साल पुराना एक राजकुमार था ना, उससे मिलती है। फिर इसके बाद हमें वही मूवी में ऐसा जबरदस्ती सा रोमांस दिखाया जाता है, और वही सारे कॉमेडी सीन्स जो कि हमने यहाँ पर भूल भुलैया पार्ट 2 में भी देखे थे। लेकिन अब भाई लोग, जो ये पूरा सवाल हाइप में आ रहा था ना कि कौन है असली मोंजोलिका, यहाँ पर हमें माधुरी दीक्षित और विद्या बालन के थ्रू जो मोंजोलिका दिखाई जा रही है हमें 2, उसमें से असली कौन है? क्या तृप्ति का कैरेक्टर ही इसमें असली मोंजोलिका का होने वाला है? जितनी सारी थियोरीज यहाँ पर लोग बना रहे थे, और कैजुअली भी ऐसे ही बोल रहे थे कि तृप्ति डिमरी को ही बना दो। लेकिन यहाँ पर अनीस बज़मी और इस मूवी के जो राइटर्स है, उनकी तो दाद देनी पड़ेगी कि भाई साहब, भले ये मूवी पूरी ही खराब बनाए, लेकिन एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट डाल देते हैं ना, जिससे कि मूवी थोड़ी बहुत पसंद आ जाती है। लेकिन ऐसा विश्वास करने का मन कर जाता है कि ना भाई, थोड़ी मेहनत तो की है इन्होंने, बिल्कुल ही लेजी राइटिंग नहीं रखी है। भले ही जोक्स में लेजी राइटिंग दिखी हमें, लेकिन ट्विस्ट में तो ये पूरा ध्यान देते हैं। तो एक्चुअली मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है जिससे कि हमें मूवी की एंडिंग में जाकर शॉक लगे, ऐसा ट्विस्ट फील हो कि ना भाई, ट्विस्ट तो दिखाया इन्होंने। जैसे कि मूवी की शुरुआत में आधी स्टोरी बताना कि जो अपने राजा थे ना 200 साल पहले यहाँ पर रक्तगढ़ के, उनकी एक ही लड़की थी और दूसरा दासी का बेटा था, यानी कि देवेंद्र नाथ, यानी कि अपने कार्तिक आर्यन। अब वो दासी का बेटा राजा के थ्रू ही हुआ था, मतलब समझ सकते हो तुम, ठीक है। और फिर जब यहाँ पर उन्होंने माधुरी दीक्षित की एंट्री करवानी थी, उसके लिए यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अपने जो राजा थे ना, उनकी 2 बेटियां थी, 2 पुत्रियां थी उनकी। अगर एक आंधी थी तो दूसरी तूफान थी, ऐसे ही कुछ दिखाया जाता है हमें, ठीक है। अब ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये धीरे धीरे कर एक एक पड़ाव के बाद ही अपनी मूवी की स्टोरी को रिवील क्यों कर रहे हैं हमारे सामने। आई मीन कि ऐसा लग रहा था कि अपनी मूवी की जो मेन स्टोरी लाइन है ना, जो इन्होंने पहले ही सेटअप कर दी है, उसको ये खींचे जा रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टर्स की एंट्री करवाने के लिए। हाँ, तो फिर माधुरी दीक्षित की एंट्री करवाई जाती है। पहले तो हमें ये शक हो रहा था कि जो विद्या बालन का कैरेक्टर है ना,
वही यहाँ पर मंजुलिका है असली। लेकिन उसके बाद में दिखाया जाता है कि माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर असली मंजुलिका है, क्योंकि यहाँ पर मूवी के पूरे फर्स्ट हाफ में तो हमें यही दिखाया गया और ऐसे सारे इवेंट्स दिखाए गए, ऐसी सारी छोटी छोटी हिंट्स दी गई जिससे कि हमें लगे कि विद्या बालन का कैरेक्टर मंजुलिका है। लेकिन यहाँ पर इंटरवल के बाद इन्होंने पूरा शिफ्ट ही कर दिया, फिर हमें ये सारी हिंट्स देने लगे कि यहाँ पर माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर ही मंजुलिका है असली। और फिर जब यहाँ पर एंडिंग में फाइनल बैटल दिखाई जाती है ना, वहाँ पर हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर विद्या बालन का कैरेक्टर मंजुलिका है। और फिर जब अपना रू बाबा यहाँ पर विद्या बालन के कैरेक्टर को आग में फेंक देता है और फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया जाता है माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर के ऊपर, वो आकर कहती है कि मैं है मंजुलिका। अब भाई ये मूवी जब तक इस पॉइंट पर आई ना कि माधुरी दीक्षित एंडिंग में कहती है कि तुमने गलत बहन को जला दिया, मैं है मंजुलिका, अब तक तो मैंने सोचना पूरी तरीके से बंद कर दिया था, या फिर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती सोचना बंद करवाया था। भाई मैं सोच रहा हूँ क्या ही चल रहा है, ये कैसे आते हैं ऐसे जहरीले ख्याल इनको। लेकिन उसके बाद जो हमें ट्विस्ट दिखाया गया ना, उसके बाद जो इस मूवी को लेकर मेरी पूरी फीलिंग्स थी ना, जो मैं तुमको बताना चाहता था रोस्ट के जरिए, वो बदल गई। अब पता नहीं क्यों ये मुझे ट्विस्ट तो पूरी तरीके से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने एंडिंग में यही बता दिया कि जो कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर है ना, जो 200 साल पहले अपने राजा थे, उनका बेटा था देवेंद्र दासी के साथ जो उन्होंने किया था अपने रक्तगढ़ के महल का असली भूत वो है, कोई मंजुलिका फोंजुलिका नहीं है। Baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. ये ट्विस्ट कोई नोलन लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा क्यों लगा पता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर राजकुमार देवेंद्र नाथ है यानी कि अपने कार्तिक आर्यन, उनके पीछे की कैरेक्टर राइटिंग मेरे को अच्छी लगी, सही में अच्छी लगी भाई। और यहाँ पर अपने ये जो भूत है यानी कि राजकुमार देवेंद्र नाथ, उनकी बैक स्टोरी ये है कि अब अपने राजा जी तो उन्हें रक्तगढ़ के सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर अपने देवेंद्र नाथ भी लाइक आई एम अ मैन बट आई फील लाइक वुमेन, लाइक उनको एक वुमेन की लाइफस्टाइल जीना पसंद है। अब समझ रहे होगे तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे। सेम कैरेक्टर जैसे कि सुपर डिलक्स में विजय सेतुपति का कैरेक्टर था, लेकिन यहाँ पर ये जो दो राजकुमारियां होती है ना अपने राजा जी की, वो यहाँ पर पकड़ लेती है देवेंद्र नाथ को श्रृंगार करते हुए औरतों की तरह, फिर वो उसे झूठा दिलासा देती है कि हम समझते हैं, हम तुम्हारी बहन है, और वहाँ पर वो भी भोला भाला देवेंद्र नाथ उन पर भरोसा कर लेता है, और फिर वो उसे नृत्य दिखाने को बोलती है, और जब वो नृत्य दिखा रहा होता है तब राजा जी को बुला दिया जाता है, और वहाँ पर अपने राजा जी भी लाइक ऐसा घिनौना नृत्य, आई डोंट लाइक इट, हम तुमको जलाएंगे, तो जला देते हैं भाई वो उनको, अपने भोले भाले देवेंद्र नाथ को ऐसे ही जला दिया जाता है, और वो दो राजकुमारियां मुंह देख रही होती है। लेकिन अपने राजा जी भी स्मार्ट है, उनको ऐसा पता चल गया कि यहाँ पर देवेंद्र नाथ को फंसाने वाली उनकी दो बेटियां ही है, मतलब उनको भी सिंहासन की लालच है, तो राजा जी भी लाइक कोई नहीं बैठेगा इस सिंहासन पर, तुम दोनों को भी देश निकाला। यहाँ पर जिस अद्भुत संतुष्टि की अनुभूति हुई ना मुझे यार, मतलब ये राजा जी का कैरेक्टर सबसे लॉजिकल लगा मेरे को, आई लव यू राजा जी। और फिर उन दोनों ही राजकुमारियों का पुनर्जन्म होता है, और फिर वहाँ पर वो महल में आ जाती है, पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से। हाँ वही टिपिकल मूवीज वाला लॉजिक के ये संसार उन्हें खींच लाया इस महल तक, और जो प्रेजेंट डे में वो सारे लोगों को जलाने ही वाला होता है देवेंद्र नाथ, तब यहाँ पर वो दो राजकुमारियां मशाल लेकर उसकी ओर जाती है और जलाने वाली ही होती है कि तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि नहीं, जो गलती हमने पहले की थी वो गलती अब हम नहीं करेंगे। हृदय परिवर्तन, वाह। और इनके यही मगरमच्छियों वाले आंसू देकर अपना देवेंद्र नाथ पिघल जाता है और इन्हें माफ कर देता है, और मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। और इसी के साथ इस वीडियो की भी हो रही है हैप्पी एंडिंग। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे ये मूवी तुम्हें ज्यादा एंटरटेनिंग लगी या फिर ये वीडियो। ऑब्वियस सी बात है वीडियो ही लगी होगी, है ना। चाचा गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है अनीस भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।